दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेल एग्रीमेंट और सेल डीड में से कौन सा डॉक्यूमेंट मजबूत है और सेल एग्रीमेंट और सेल डीड में फ़र्क क्या है। लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उनको सेल एग्रीमेंट से काम चलाना चाहिए या उसकी सेल डीड बनवानी चाहिए। इन सभी विषय पर हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे। मैक्सिमम लोग प्रॉपर्टी जब खरीदते हैं तो उसकी सेल डीड बनवाते हैं, लेकिन कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वो बेचान इकरारनामा यानी कि सेल एग्रीमेंट बनाकर काम चला लेते हैं। सेल एग्रीमेंट और सेल डीड में फ़र्क क्या है? तो सेल एग्रीमेंट में स्टाम्प कम लगते हैं, वो एक बेचान इकरारनामा होता है। स्टाम्प कम लगने की वजह से उसमें स्टाम्प ड्यूटी भी नहीं लगती, क्योंकि उसको रजिस्टर्ड कम लोग करवाते हैं या नोटरी करवा कर ही काम चला लेते हैं। और वहीं अगर आप सेल डीड करवाते हैं तो उसका मालिक का होना ज़रूरी है, उसकी मौजूदगी में सेल डीड बनती है और सेल डीड को स्टाम्प पे टाइप करवाया जाता है। टाइप करवाने के बाद उसको सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर रजिस्टर्ड करवाया जाता है 2 गवाहों की मौजूदगी में। उसके साथ साथ उसमें प्रॉपर्टी की एनओसी चाहिए होती है और कोई निकाय से लिया हुआ है तो उसका पट्टा वगैरह, टोटल चैनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी उसमें चाहिए होते हैं। तो मैक्सिमम लोग इस टिपिकल प्रोसेस को पूरा करने की बजाय सेल एग्रीमेंट करवाना ज़्यादा उचित समझते हैं, ताकि उनका पैसा भी बचे, स्टाम्प ड्यूटी भी बचे और समय की भी बचत हो। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम ये जानेंगे कि सेल एग्रीमेंट और सेल डीड में से मजबूत डॉक्यूमेंट कौन सा है और सही तरीका कौन सा है, कौन सा डॉक्यूमेंट हमें निष्पादित करवाना चाहिए। तो दोस्तों, सेल डीड वो डॉक्यूमेंट है जिसके जरिए आप किसी भी प्रॉपर्टी को परचेज करते हैं, खरीदते हैं। रूल्स के अनुसार 100 रुपए से ज़्यादा की किसी भी प्रॉपर्टी को अगर आप खरीदते हैं तो उसको आपको रजिस्टर्ड करवाना जरूरी होता है। तो सेल डीड बनवाने के लिए जो सेल कर रहा है, जो प्रॉपर्टी का मालिक है, उसको ये साबित करना होता है कि वो उस प्रॉपर्टी का मालिक है, और उसको साबित करने के लिए उसके पास उसके नाम का किसी भी निकाय द्वारा जारी किया गया या तो पट्टा होता है, या अगर उसने कोई कृषि भूमि खरीदी है तो उसका म्यूटेशन में नाम दर्ज होता है, यानी कि दाखिल खारिज जिसको बोलते हैं या नामांतरण जिसको बोलते हैं, उसमें उसका नाम चढ़ा हुआ होना चाहिए या उसके नाम से उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होनी चाहिए। इससे ये प्रूफ हो जाता है कि फला आदमी इस प्रॉपर्टी का मालिक है और वो इस प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है। और उसमें उसके टाइटल से संबंधित डॉक्यूमेंट यानी कि पट्टा, रजिस्ट्री या म्यूटेशन, और उसके बाद उस निकाय से उसकी एनओसी यानी कि उस निकाय में उसका और कोई पैसा देना बकाया नहीं है। इस तरह के तमाम डॉक्यूमेंट्स, और जिसको टोटल डॉक्यूमेंट्स या चैनल डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं, उनको लेकर रजिस्ट्रार ऑफिस में उसको जाना पड़ता है और वहाँ जिसको वो उस प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है उसके नाम से 2 गवाहों की मौजूदगी में उसको सेल डीड बनाकर रजिस्ट्री करवाना होता है। तो इसमें सेलर एक सेल डीड बनाता है जो कि स्टाम्प पे टाइप होती है। उसमें पूरी प्रॉपर्टी की डिटेल होती है कि फला प्रॉपर्टी फला आदमी के नाम से है, इस निकाय से उसका पट्टा जारी होया हुआ है और उसके साइज ये है, उसके पड़ोस ये हैं, उसके सामने रोड इतने फीट है और फला प्रॉपर्टी को वो इतने रुपए में फला व्यक्ति को सेल कर रहा है। इन सारी चीज़ों की इबारत को स्टाम्प पे लिखकर, जिसको कि हम सेल डीड बोलते हैं, उसको फिर सब रजिस्ट्रार में पेश किया जाता है और उसको सब रजिस्ट्रार 2 गवाहों की गवाही लेकर रजिस्टर्ड करके दे देता है। उसकी एक प्रति जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है उसको मिल जाती है और उसकी फोटोकॉपी जो बेच रहा है उसको भी दे दी जाती है, और एक प्रति सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रहती है। भविष्य में अगर आपको कोई नकल लेने की ज़रूरत पड़े तो आप वहाँ से सब रजिस्ट्रार ऑफिस से उसकी नकल को ले सकते हैं। अब बात आती है कि फिर सेल एग्रीमेंट क्या है। तो दोस्तों, सेल एग्रीमेंट वो है, एक शर्तों के अधीन हम जो शर्तें प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तय करते हैं, उन शर्तों को जिस पेपर पे लिखा जाता है उसको सेल एग्रीमेंट या बेचान इकरारनामा कहा जाता है। बेचान इकरारनामा 500 रुपये के स्टाम्प पे निष्पादित होता है और उसमें बेचने वाला खरीदने वाले के नाम से उसको लिख कर देता है और उसमें सेम डीड की तरह ही इबारत लिखी जाती है। प्रॉपर्टी की साइज, प्रॉपर्टी की वैल्यू, प्रॉपर्टी का नाम, प्रॉपर्टी के पड़ोस, प्रॉपर्टी के सामने रोड कितनी है, उसको कितने में बेचा गया है, कितना पैसा अभी दिया गया है, कितना पैसा कितने दिन बाद दिया जाएगा, किस माध्यम से दिया जाएगा और कितने दिन बाद रजिस्ट्री करा दी जाएगी। ये तमाम सौदा होने की जो कंडीशंस होती हैं या जो शर्तें होती है वो सेल एग्रीमेंट में लिखी जाती है, बेचान इकरारनामा में लिखी जाती है। दोस्तों, इसमें भी 2 गवाहों के साइन होते हैं और उनकी आईडी प्रूफ वगैरह लगकर उनकी मौजूदगी में बेचान इकरारनामा या सेल एग्रीमेंट निष्पादित किया जाता है। लेकिन सेल एग्रीमेंट आपके किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने का सबूत नहीं है, क्योंकि आपने वो प्रॉपर्टी खरीदी नहीं है, सिर्फ खरीदने का इकरार किया है। यानी कि आपने उस प्रॉपर्टी को खरीदने की शर्तें तय की है, उसके लिए आपने पेशगी अमाउंट दिया है और बाकी का अमाउंट देने का इकरार किया है। और इस तरह की
बातें माननीय हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई जजमेंट में कही हैं कि सेल एग्रीमेंट किसी भी प्रॉपर्टी खरीदने का सबूत नहीं है। इसमें बेनिफिट दोस्तों ये होता है कि इसमें आपका स्टाम्प ड्यूटी बचती है और ज़्यादातर जो प्रॉपर्टी को खरीद कर बेचते हैं वो प्रॉपर्टी की डीड राइट नहीं करवाकर सेल एग्रीमेंट के बेस पे उस प्रॉपर्टी को खरीदते हैं और आगे से आगे उसका सेल एग्रीमेंट करते रहते हैं और लास्ट जो मालिक उस प्रॉपर्टी को बैंक लोन लेता है या अपनी प्रॉपर्टी को लास्ट टाइटल करवाता है उसके नाम से, जिसके नाम से फर्स्ट पार्टी होती है उसके नाम से उसको रजिस्टर्ड करवा दिया जाता है। तो सेल एग्रीमेंट में आपने जो पेशगी अमाउंट दिया है या उस प्रॉपर्टी को खरीदने का इकरार किया है वो चीज़ें साबित हो जाती हैं और उससे आप एक मालिक तो नहीं बनते, लेकिन ये तय हो जाता है कि उस प्रॉपर्टी को आपने खरीद कर उसकी सारी शर्तें तय कर ली है और फ्यूचर में इतने दिन बाद बाकी का पेमेंट देकर आप उसकी डीड बनवा देंगे या रजिस्ट्री बनवा देंगे। अब इसमें जो खेल होता है दोस्तों वो ये है कि सेल एग्रीमेंट टू सेल एग्रीमेंट जब प्रॉपर्टी को बेचा जाता है तो उसमें स्टाम्प ड्यूटी की चोरी की जाती है, क्योंकि इन्वेस्टर्स अगर उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करा लेगा तो प्रॉपर्टी के भाव तो उतने ही बढ़ते हैं जितनी की वो स्टाम्प ड्यूटी में लग जाते हैं, तो फिर उसका मुनाफा काम मिलेगा उसको और उसका प्रॉफिट भी उसमें नहीं मिल पाएगा। तो इस प्रॉफिट को बचाने के चक्कर में लोग स्टाम्प ड्यूटी की चोरी करते हैं जो कि गलत है और उस स्टाम्प ड्यूटी को बचाने के लिए सेल एग्रीमेंट टू सेल एग्रीमेंट करके प्रॉपर्टी को खरीदते या बेचते हैं। तो प्रॉफिट कमाने के चक्कर में एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को सेल एग्रीमेंट करता जाता है। इस तरह से 1 से 2, 2 से 3, 4 से 5 कई सेल एग्रीमेंट बनते रहते हैं। इसमें किसी तरह की कोई लिमिट नहीं है कि कितने सेल एग्रीमेंट बनने चाहिए, लेकिन लास्ट में कोई प्रॉपर्टी को एंड यूजर जो होता है वो खरीदने आता है और वो चाहता है कि पार्टी टू पार्टी उसकी रजिस्ट्री हो जाए ताकि वो बैंक लोन लेकर उस प्रॉपर्टी पर अपना मकान खड़ा कर सके। तो वो ये डिमांड करता है कि सेल एग्रीमेंट से मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे फर्स्ट प्रॉपर्टी का जो मालिक है उससे रजिस्ट्री चाहिए। तो फिर बीच के जितने भी एग्रीमेंट हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और फर्स्ट पार्टी टू लास्ट पार्टी की रजिस्ट्री करवाकर उसका एक टाइटल बनवा दिया जाता है। अब दोस्तों इसमें गवर्नमेंट का स्टाम्प ड्यूटी का नुकसान हुआ। जिन्होंने प्रॉपर्टी सेल एग्रीमेंट के थ्रू खरीदी उन्होंने स्टाम्प ड्यूटी को बचाकर गवर्नमेंट को चूना लगाया, तो जो कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट ने भी ये रूल्स कर दिया है कि कोई भी प्रॉपर्टी खरीददार है तो उसको रजिस्ट्री करवाकर संबंधित निकाय में अपना नाम ट्रांसफर करवाना जरूरी होता है, लेकिन ऊपरा ऊपरी कई लोग इस तरह से करते हैं और सेल एग्रीमेंट टू सेल एग्रीमेंट प्रॉपर्टी को खरीदते या बेचते हैं। अब चूंकि स्टाम्प ड्यूटी काफी ज्यादा लगती है, अभी जेंट्स की स्टाम्प ड्यूटी 8.8% लगती है और अगर लेडीज के नाम से आप किसी भी रजिस्ट्री को रजिस्टर्ड करवाते हैं, सेल डीड को रजिस्टर्ड करवाते हैं, 7.5% स्टाम्प ड्यूटी लगती है और ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकती है। अब दोस्तों बात ये आती है कि कौन सा सिस्टम, कौन सा तरीका सही है प्रॉपर्टी को खरीदने या बेचने का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल एग्रीमेंट की। सेल एग्रीमेंट में खरीदने वाले के साथ कभी भी धोखा हो सकता है, कभी भी ऊंच नीच हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। उसका कारण ये है कि सेल एग्रीमेंट करने वाले ने अपने नाम से उस प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड नहीं करवाया है और गवर्नमेंट निकाय में या सब रजिस्ट्रार ऑफिस में उसका नाम उसमें दर्ज नहीं हुआ है। इसके अलावा न उसका म्यूटेशन हुआ है और न संबंधित निकाय में उसने अपने नाम को ट्रांसफर करवाया है। तो इस कंडीशन में गवर्नमेंट रिकॉर्ड में उसका नाम ही नहीं होता, तो फिर उसके साथ फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसमें आपके साथ एक धोखा ये भी हो सकता है कि मान लीजिए फला व्यक्ति के नाम से रजिस्ट्री है और उसने आपको सेल एग्रीमेंट कर दिया। अब आप अपने आप को मालिक समझ बैठे हैं, लेकिन जिसके नाम से प्रॉपर्टी है, टाइटल है, वो किसी और के नाम से उस प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड करवा सकता है, सेल डीड करवा सकता है। उस कंडीशन में आप बैठे रह सकते हैं। दोस्तों मेरा स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स नाम से रियल एस्टेट में कारोबार है जो कि 22 वर्षों से मैं कर रहा हूं। तो मैंने कई ऐसे केस देखे हैं जिन्होंने सेल एग्रीमेंट के बेस पे प्रॉपर्टी को खरीदा और तय टाइम पर जब शर्तें वो पूरी नहीं कर पाए तो जिसने प्रॉपर्टी को सेल किया है उसने उस प्रॉपर्टी को किसी और के नाम से रजिस्टर्ड करवा दिया और सेल एग्रीमेंट की शर्तों को नहीं मानने या उनकी किसी भी शर्त को तोड़ने पर वो सेल एग्रीमेंट वैसे भी मान्य नहीं रहता है, क्योंकि आपने उन शर्तों को पूरा नहीं किया है। क्योंकि सेल एग्रीमेंट एक शर्तों का एक पुलंदा ही है और अगर उन शर्तों को आप पूरा नहीं करते हैं तो प्रॉपर्टी को बेचने वाला किसी अन्य को अपनी प्रॉपर्टी बेच सकता है। और कई मैंने अपनी आंखों से ऐसे केस देखे हैं जिसमें जिसके नाम से सेल एग्रीमेंट हुआ उसके साथ धोखा हुआ है और उसने अगर कोई शर्त को पूरा करने में कुछ ऊंच नीच हुई है तो प्रॉपर्टी को सेल करने वाले ने उस प्रॉपर्टी को किसी और के नाम से बेच दिया। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने ये जाना कि सेल एग्रीमेंट क्या होता है और सेल डीड क्या होती है।
इन दोनों में फ़र्क क्या है, कौन सा डॉक्यूमेंट्स हमको बनवाना चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट को बनवाने से हमारे हित सही रहते हैं और कौन सा डॉक्यूमेंट बनाने से हमें नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया है तो एक लाइक ज़रूर कर दें। हमारे चैनल स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने और बेल आइकन दबाने से दोस्तों ये फ़ायदा रहेगा कि इस तरह की तमाम वीडियो आप आगे भी देख पाएंगे और हमसे जुड़े रहेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय